Hello students, now here I am going to explain you Nernst equation. Now Nernst equation, in my previous audio I have discussed with you what are reduction potential, how a reduction potential for any electrode can be calculated. अब here I am discussing the Nernst equation. अब what is the need of Nernst equation? भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ये हमने निकाल लिया स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाले हुए जितने भी दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमें नर्न्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम नर्न्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो जानते हैं, लेकिन हम उस इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड या कहना चाहिए एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में जो पोटेंशियल है वो हम नहीं जानते। हम जितने भी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे हम स्टैंडर्ड कंडीशन हमेशा मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। जनरली बात कर रही हूँ मैं। तो इस वजह से क्या होता है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंडीशंस फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए वी नीड अ नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ठीक है। नॉट द कंसंट्रेशन विच वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये हम जनरल बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, वी विल सी कि ये जो नर्न्स्ट इक्वेशन है हम रिडक्शन पोटेंशियल के ही लिए निकाल रहे हैं। मैंने बता दिया IUPAC में जो दिया हुआ है कन्वेंशन के हिसाब से हम रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का। वी आर नॉट कंसीडरिंग द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कर सकते हैं बट वी आर नॉट कंसीडरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है आपकी Mn+ यानी आयनिक फॉर्म ऑफ दैट मेटल, एनी मेटल इन एक्वस स्टेट या इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में जो उसके आयन्स हैं, और Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस दैट फॉर्म इनटू सॉलिड मेटेलिक फॉर्म। तो Ms ये इक्वेशन है, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन को शो कर रही है। अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे एट एनी कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या दिया है, एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो दी है आपको लिखा है E, ठीक है, Mn+ सिंगल स्लैश, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं, इज़, और इसको आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब E डिग्री ऑफ दैट इलेक्ट्रोड, अब E डिग्री तो आपको उस टेबल से मिल जाता है और ये क्वेश्चंस में आपके दिया रहता है बराबर, माइनस RT अपॉन NF। RT और NF क्या है आपके? कांस्टेंट है। RT और NF क्या है आपके? कांस्टेंट है, ठीक है। एक मिनट जस्ट वेट, है ना। RT और ये हो गया NF। अब Ln, और यहाँ पे दिया है मेटेलिक फॉर्म, लेकिन ये सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड नहीं लिखा हुआ, ऊपर जो है वो सॉलिड लेते हैं और नीचे कौन सा फॉर्म लेते हैं, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ना। ये वाला हो गया रिड्यूस्ड वाला फॉर्म हो गया, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो गया उसका, ठीक है। अब ये जो सॉलिड स्टेट है, मतलब जो आपका सॉलिड स्टेट है, वो सॉलिड स्टेट में किसी भी मेटल आयंस का मेटल का जो कंसंट्रेशन रहता है उसको हम यूनिटी मानते हैं। क्या मान लेते हैं? यूनिटी। मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड हम क्या ले लेते हैं, 1 के बराबर ले लेते हैं। तो इन्होंने 1 पुट कर दिया, और नीचे आयनिक कंसंट्रेशन यानी इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन दिया, मोलर कंसंट्रेशन, वो हम नीचे पुट करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। वी कैन राइट द नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर से देखो आप इसको ध्यान से, क्या लिखा है, E ऑफ Mn+ सिंगल स्लैश M इज इक्वल टू E डिग्री। E डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैंडर्ड कंडीशन। किसको? स्टैंडर्ड कंडीशन। माइनस RT, R गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मेटल, है ना, मेटलिक आयन। और यहाँ पे F है फेराडेज कांस्टेंट। जो फेराडेज कांस्टेंट है यानी जो आपका 1 फेराडे है, ये 96500 कूलम्स को रिप्रेजेंट करता है, इतना चार्ज को रिप्रेजेंट करता है ना। और यहाँ तक कि हम इसकी ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये आपका जो दिया है ना, पर मोल, चार्ज पर मोल, कूलम मोल इनवर्स, है ना। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू ये भी लिख सकते हो, 96487 कूलम्स मोल इनवर्स। लेकिन हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम इसको अगर ये पुट करें ना 96500, तो इट्स बेटर, इज़ इट क्लियर। तो ये फेराडेज कांस्टेंट हो गया, ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे। अब मैं किसी इलेक्ट्रोड के लिए नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको आगे पहले बता देती, फिर हम किसी भी सेल के लिए या इलेक्ट्रोड के लिए इसको सीखेंगे लिखना। अब जब आप इसमें ये वैल्यूज़ पुट करते हो ना, मतलब मैंने E ऑफ सेल, वो जो मैं उसको लिख सकती हूँ ना, E ऑफ सेल
ये किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो उधर साइड वाली वैल्यू है, सॉरी ये वाली नहीं, तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, ई ऑफ सेल। एक बार और बता दूँ, इस पर्टिकुलर को मैं लिख सकती हूँ ई ऑफ सेल, ठीक है। इस पर्टिकुलर को मैं लिख सकती हूँ ई डिग्री ऑफ सेल। ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई और ये नॉर्मल जो भी कंडीशन गिवन है, ठीक है। आर की वैल्यू आप पुट कर दोगे, आर, एफ और टी की वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे, ठीक है। तो आपको जो फाइनली जो एक कांस्टेंट या कहना चाहिए कांस्टेंट नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0.059 और अपॉन एन कर लेंगे। यहाँ पे 2 दिया है क्योंकि इन्होंने इस इलेक्ट्रोड के लिए, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए सॉल्व किया, हम वहाँ पे अभी एन ही रहने देंगे, ठीक है। मैं आगे आपको लिख कर बताऊँगी। और यहाँ पे जो हमारा लॉग ऑफ, अब यहाँ पे मैं फाइनल इक्वेशन लिख रही हूँ आपके लिए, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ सेल, ठीक है। जस्ट वेट, लैक ऑफ प्लेस इज देयर, फिर से लिखते हैं ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, ठीक है, लॉग ऑफ। अब वो तो आपका 1 हो गया, ln को आप नेचुरल लॉग में चेंज करोगे तो यहाँ पे एक और फैक्टर का इंटू हो जाता है। ये यहाँ पे ये जो r है, t है और f है ना, r t f के अलावा यहाँ नेचुरल लॉग के लिए आपने कौन से फैक्टर का इंटू किया होगा, 2.303 है ना। ये पढ़ा है आपने 11th क्लास को, कौन से फैक्टर का यूज़ किया है, 2.303। तो ये इक्वेशन किस में चेंज होगी, इस पूरे फॉर्म में, ठीक है। आर की वैल्यू पुट करी आपने 8.314, ठीक है। एफ़ की वैल्यू पुट करी 2.303, फिर उसके बाद आपने सॉरी एफ़ की वैल्यू 96500 कूलम्स या जो बुक में दी वो पुट कर लीजिए। फिर आप टेम्परेचर की वैल्यू पुट करिए और साथ ही साथ ये नेचुरल लॉग वाला जो कांस्टेंट है उसको भी वैल्यू पुट करोगे 2.303, ठीक है। तो फाइनली आपको 0.059 अपॉन एन मिलेगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन जो भी मोलर कंसनट्रेशन दिया है उस आयन का, ठीक है। ये m मतलब मैंने लिखा है mn प्लस यहाँ पे, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है ठीक से, लॉग ऑफ। तो इस तरह से ये नर्स्ड इक्वेशन होती है, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो फॉर कैलकुलेटिंग इट्स पोटेंशियल एट गिवन कंडीशन, ठीक है। अब हम इसको किसी सेल के लिए यदि कंबाइन लिखना चाहते हैं, फॉर अ सेल इफ वी वांट टू एक्चुअली अप्लाई दिस इक्वेशन, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम फिर से कंसीडर करते हैं अपना जिंक और कॉपर वाला डेनियल सेल कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये आर की वैल्यू 8.314 यहाँ पे लिखी हुई है, जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, एफ भी लिखा हुआ है, टी बता दिया टेम्परेचर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं, मान लीजिए मेरे को डेनियल सेल है जिसमें मैंने कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड लिया है। मैंने कॉपर लिया है किस साइड, कैथोड में, RrCp। एनोड में मैंने लिया है आपका जिंक वाला, है ना, LOAN। अब हम दोनों के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, तो ई फॉर Cu2 प्लस सिंगल स्लैश या सिंगल लाइन Cu ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ई डिग्री, मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर कॉपर माइनस RT2F। और 2 क्यों लिया है, क्योंकि जो कॉपर होता है Cu2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और तब जाके ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। मतलब इसका जो N की वैल्यू है, N इज़ इक्वल टू फॉर दिस कॉपर, N इज़ इक्वल टू कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। डन, जो यहाँ पे पुट है ln 1 अपॉन Cu2 प्लस और एक्वस 1 हमने सॉलिड स्टेट अपॉन आयनिक स्टेट लिखा है ना। इसी तरह हम एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए भी लिखेंगे, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, वो भी हमने वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। फिर हम द सेल पोटेंशियल निकालेंगे। अब मेरे को सेल पोटेंशियल निकालना है, तो ये भी आपको पहले मैंने पढ़ाया है कि अगर ऑफ ई ऑफ सेल निकालना है तो ई ऑफ आर माइनस ई ऑफ एल, ये भी मेरे किसी ऑडियो में है, आप ध्यान से सुनिए, आपको सब मिलेगा। ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट, तो राइट में कौन है, कॉपर है ना, रिडक्शन, और लेफ्ट में कौन है, जिंक है। हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है, और फिर हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर लेंगे। अब हम वैल्यू जब हमने पुट की, ये देखिए पहली वाली वैल्यू कॉपर के लिए है, ठीक है, दूसरी वाली वैल्यू आप इधर जाओगे तो जिंक के लिए है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, जब हम ये इस इक्वेशन में फाइनली आएंगे तो इसको और इसको मैंने सामने ले आया है, तो ई डिग्री ऑफ, यानी आप कहना चाहिए ई डिग्री ऑफ कॉपर वाला जो सेल है आपका, माइनस ई डिग्री ऑफ
जिंक वाला जो मतलब कंपार्टमेंट है वो -RT2F। भाई कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, या कहना चाहिए दोनों में, या जिंक और कॉपर के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 2 ही हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2F वैल्यू पुट करें। Ln, ठीक है, 1 कॉपर Cu2 प्लस आयन माइनस Ln 1/Zn2 प्लस आयन। अब आप जब log A माइनस log B की वैल्यू पुट करते हो तो वो क्या हो जाता है, log A/B हो जाता है। log क्या हो जाता है, A/B। तो यहाँ पे जिंक ऊपर चला जाएगा और कॉपर फाइनली क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब फाइनली आपको ये इक्वेशन मिलेगी, ई डिग्री ऑफ सेल में सेल का पोटेंशियल इज इक्वल टू ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ सेल माइनस RT2F Ln ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन रिड्यूस्ड फॉर्म। यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म लिया अपने, क्यों लिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा डेनियल सेल कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें हमने कितने इलेक्ट्रोड कंसीडर किए, 2 इलेक्ट्रोड्स कंसीडर किए। भाई डेनियल सेल है तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें, ठीक है, दोनों मिलकर सेल का पोटेंशियल डिसाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम नर्न्स्ट इक्वेशन एक पर्टिकुलर सेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो इक्वेशन है ना, इसको बहुत से बाकी सेल्स में भी लगा सकते हैं। इन्होंने एक एग्जांपल और दिया है तो मैं एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये निकल वाला है, Ni इज चेंजिंग इनटू Ni2+। अब Ni2+ में चेंज हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है बेटा आपका, ऑक्सीडेशन। ये वाला कंपार्टमेंट कौन सा है, ऑक्सीडेशन। प्लस से Ag में चेंज हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, पहले तो सेल रिएक्शन लिखना आनी चाहिए। तो सेल रिएक्शन मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, कैसे लिखोगे, Ni से क्या हुआ, Ni2+, तो उसको तो हम बाद में लिखेंगे, और Ag+, तो यहाँ पे लिखोगे Ag, इट गिव्स Ni2+। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हुआ, 2। तो यहाँ पे आप वैल्यू कितनी पुट कर लोगे, 2 सामने बैलेंसिंग फैक्टर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2Ag, कितना हो जाएगा 2। मतलब यहाँ पे कहना चाहिए, अगर हम नर्न्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो छोटा n है, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मेटलिक आयन इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू हमने पुट की, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन रिड्यूस्ड फॉर्म। लॉग कब लगाओगे, जब ये पूरे कांस्टेंट हटा दोगे, n को छोड़ दोगे, और बाकी RTF और वो 2.303 ये जो फैक्टर है आप इनको हटाओगे, है ना। कैसे हटाओगे, R की वैल्यू पुट कर लो, T की, मतलब RTF और एक और 2.303, तब ये इक्वेशन को आप लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये इन की जगह, Ln की जगह आप क्या लिखोगे, लॉग लिखने लगोगे। क्या लिखोगे, लॉग। लॉग निकालना नहीं आता है तो वो भी मैं शेयर कर लूँगी आगे के ऑडियोज़ में, ठीक है। तो अब ये हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन हमने जनरली लिख ली है। ऊपर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रहता है और नीचे कौन सा फॉर्म रहता है, रिड्यूस्ड फॉर्म। नर्न्स्ट इक्वेशन क्यों यूज़ की जाती है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल when the cell is operating at general experimental condition, not in the standard condition। स्टैंडर्ड वाला तो आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन ये जो हमारी जनरल कंडीशंस में, यानी लैब से जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है उसमें जब पोटेंशियल निकालना है तो वी यूज़ द नर्न्स्ट इक्वेशन। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब एक और हम ये क्वेश्चन थोड़ा सा कर ही लेते हैं, ये वाला मैं करा ही देती हूँ आपको, एग्जाम्पल 3.1, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक ऐसा सेल रिप्रेजेंट करिए जिसमें ये रिएक्शन रिप्रेजेंट हो रही है, दीज रिएक्शंस आर टेकिंग प्लीज़। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम है, सिल्वर का अब पहले आप देख लो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस। ये हो रहा है आपका ऑक्सीडाइज, ये हो रहा है आपका रिड्यूस्ड। सेल में क्या लिखते हो, पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म मैंने आपको बताया है, कौन से वर्ड, LOAN, इसको हमेशा ध्यान रखो, RCP इसको हमेशा ध्यान रखो, तो कभी नहीं बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो हम लेफ़्ट साइड में ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखते हैं, मतलब Mg/, मतलब इंटरफेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरफेस बिटवीन मेटलिक इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन, और Mg2+, फिर डबल डंडी ये सॉल्ट ब्रिज के लिए, फिर Ag+, क्योंकि Ag+ आयन। हाँ, इसमें स्टोशियोमेट्रिक, ये जो सामने वाला फैक्टर है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम नहीं लगाते हैं, ये सिंपल विदाउट स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ की जाती है। हाँ, लेकिन जब हम नर्न्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो हमको स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ करना ज़रूरी है,
जैसे इस केस में दिया हुआ है ना, ठीक है। अभी मैं इसको कंप्लीट करूँ फिर आपको बताती हूँ। AG प्लस और सिंगल स्लैश हमने क्या लिख दिया, AG, ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इन्होंने जो बुक में रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने बड़े ही अच्छे से यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन भी लिखा है, तो बेटर है अगर आपको मोलर कंसंट्रेशन दिए तो आप ज़रूर लिखिए, तो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होगा सेल, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें नर्न्स्ट इक्वेशन यूज़ करोगे, यहीं पे बता रही हूँ। तो E ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल निकालना इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल। तो E डिग्री ऑफ सेल आपको गिवन है 3.17, ठीक है। नहीं भी दिया रहता तो आप उस टेबल का यूज़ करके निकाल सकते हो। E ऑफ आर E डिग्री ऑफ आर माइनस E डिग्री ऑफ एल, ठीक है, या कैथोड माइनस एनोड, पहले भी बताया है मैंने मेरे प्रीवियस ऑडियोज में, एवरीथिंग इज देयर। माइनस RT अपॉन 2F। अब LN दिया है Mg2 प्लस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन रिड्यूस्ड फॉर्म, लेकिन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए मैग्नीशियम ने? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, कितने? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिल्वर ने गेन किए, इसलिए सिल्वर आयन, क्योंकि सिल्वर आयन पे एक सिंगल चार्ज है, तो डबल चार्ज बनाने के लिए, सिंगल चार्ज मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन और डबल चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके जो पावर लगी हुई है, मतलब नीचे Ag की पावर कितनी लगी हुई है? 2। कितनी लगी हुई है? 2। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, बच्चे अक्सर यहाँ पे जब न्यूमेरिकल करते तो बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो क्या लिख देते हैं कि हमने तो भाई Mg लिखा है, ये हमारा Mg हो गया, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो गया, और हमने नीचे उठा के Ag लिख दिया, रिड्यूस फॉर्म। लेकिन जब तक आप ये 2 फैक्टर नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा भाई मैग्नीशियम ने 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज़ किए ना, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन ही सिल्वर ने गेन कर लिए। तो ये चीज़ तो हमको यहाँ से जब हम समझेंगे देन ओनली वी कैन गेट, ठीक है। अब आप जब वैल्यूज़ पुट करोगे, देखो इन्होंने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ना, ये आपने जो आपका ln x जो है, अब इसको हम लॉग फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 और लॉग ऑफ x, तो वो 2.303 अभी पहले भी बता दी, उसका इंटू r से हो गया, t से हो गया, f से हो गया, और 2 कहाँ से आया, n की वैल्यू 2 है, स्मॉल n की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 2.303 लॉग ऑफ x से ही हमने इसको सॉल्व किया। तो लॉग ऑफ x मतलब हमारा x तो ये है ना, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपन रिड्यूस फॉर्म, उसको हमने वैल्यू पुट की एंड फाइनली वी विल गेट दीज वैल्यूज। इज इट क्लियर? इन दिस वे द क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस के लिए, भाई इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस की, तो प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है, ये तो आगे का डिस्क्रिप्शन है, बाद में बताऊंगी। प्रैक्टिस के लिए आप NCERT, है ना, एक मिनट जस्ट वेट, बहुत से न्यूमेरिकल दिए हमारी NCERT में, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, हम इतना सॉल्व कर ले तो हम एटलीस्ट कुछ हद तक परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। एक मिनट जस्ट, वी आर गोइंग इन टू लास्ट पेज ऑफ NCERT, जस्ट वेट, where of this chapter where the exercise questions are mentioned. So let me tell you where are those questions and which questions actually you can solve, और वो आपको सॉल्व ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। सो मैं बता दे रही हूँ आपको हेयर प्रैक्टिस के लिए। एक तो आपका हो गया 3.5, इट्स वेरी मीन्स फुल 3.5 आप सॉल्व कर लो तो नर्न्स्ट इक्वेशन लिखना आ जाएगा और EMF भी निकालना आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजिली आप निकाल सकते हो। तो 3.5 जो क्वेश्चन है वो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आपकी नर्न्स्ट इक्वेशन वाले पूरे टॉपिक की बढ़िया से प्रैक्टिस करा सकता है, ठीक है। इसके बाद वी विल गो इनटू द अनदर टॉपिक इन विच वी विल रिलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद अ नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है, या we will get a new formula which will relate that Nernst equation and the equilibrium constant, है ना। So that we are going to discuss in next audio. For today this much description is I think okay, है ना। बस you keep on practicing so that आपकी प्रैक्टिस ना छूटे और बढ़िया से आप ये चैप्टर में परफॉर्म कर सके। लॉग देखना नहीं आता है तो मैं अपने नेक्स्ट ऑडियो में आपको लॉग भी देखना शेयर कर दूंगी कि हाउ टू सी द लॉग, ठीक है। और हमारा जो आगे वाला सेक्शन है उसमें तो हमको एंटी लॉग्स भी लगेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।